हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंटल लॉ और कोड है हमारा 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा अति लघु। अब से पहले ऑलरेडी मैं आपके प्ले लिस्ट पे 13 क्वेश्चन करा चुका हूं और एक क्वेश्चन मैं आपका बेसिक वाला करा चुका हूं। टोटल आपके हो गए वहां पे 14 क्वेश्चन। ठीक है, एक था बेस के लिए और 13 है आपके प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, आज के जो अति लघु क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें आपकी जो क्वेश्चनों की संख्या है 15 से 16 है, बहुत ही छोटे छोटे हैं और इनमें से आपके क्वेश्चनों की आने की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। इसमें आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तो आएंगे ही आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके शॉर्ट भी आ जाएंगे, यानी 5 नंबर वाले या 4 नंबर या 5 नंबर में भी आएंगे या आपके 10 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। एक बात बता देता हूं आपको, इस वाली वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण में क्या शामिल है? पर्यावरण, इसमें जल, वायु और भूमि तथा जल भूमि और हवा तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में उनके बीच विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित है। देखो यहां पर एक चीज देखना, इसमें पढ़ाया है सबसे पहले हमने जल, वायु और भूमि। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा? जल, भूमि और हवा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मानवीय प्रणाली, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति, ये सभी इसमें पर्यावरण में शामिल हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट में दिया गया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे करके आपको ये सब लिखने हैं 4 पॉइंटों में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन करा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार सुन लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ओजोन परत, इसकी जो आने की संभावना है वो 10 नंबर में भी है और 5 नंबर में भी आने की इसकी संभावना रहती है। ओजोन परत, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं? ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन एक गैस है जिसका रंग हल्का नीला और गंध तीव्र होती है। इसका रंग नीला और इसकी जो बदबू होती है थोड़ी तीव्र होती है। ऑक्सीजन O3 और ओजोन O3 है। यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन को करेंगे हम O2। ठीक है, जिसके पास नोट्स है वो भी कर लेना। ऑक्सीजन होती है O2 और ओजोन होती है O3। ठीक है, जब सूर्य का विकिरण वायुमंडल की ऑक्सीजन पर पड़ता है तो यह ऑक्सीजन ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन हवा में धीरे धीरे विद्युत प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकती है। ओजोन परत को ओजोन की छतरी नाम दिया गया है। ठीक है, इस चीज को दोबारा समझ लो। ऑक्सीजन जो होती है O3, O2 होती है और ओजोन होती है O3। जब सूर्य का विकिरण वायुमंडल ऑक्सीजन पर पड़ता है तो यह ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ऑक्सीजन का बदलाव, ऑक्सीजन का बदलाव ही क्या है? ओजोन। ठीक है, परिवर्तन रूप, ऑक्सीजन का परिवर्तन रूप क्या है? ओजोन। तो यह ऑक्सीजन ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन हवा में धीरे धीरे विद्युत प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकती है। ये ऐसा ही नहीं है कि ऑक्सीजन के द्वारा ही ओजोन बनेगी। ये
ओजोन हवा में धीरे धीरे विद्युत प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकती है। ओजोन परत को ओजोन की छतरी नाम दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? आरक्षित वन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पे पूरा क्वेश्चन है, करा दिया है। यहां पर एक शॉर्ट में देखेंगे। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार किसी भी वन अथवा बंजर भूमि को जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर सरकार का सांपत्तिक अधिकार है आरक्षित घोषित कर सकती है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने के निश्चय के बाद आरक्षित वन की घोषणा करेगी, भूमि की स्थिति और सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी तथा वन अधिकारी की नियुक्ति करेगी। यहां पर बोला गया है, सबसे पहले तो एक भूमि का क्षेत्र लेंगे। भूमि का कैसा क्षेत्र हो? जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, यानी सरकारी संपत्ति हो। ठीक है। फिर उस भूमि को वन में तब्दील किया जाएगा, या वन के लिए रखा जाएगा। ठीक है। और इस भूमि को आरक्षित कर दिया जाएगा, जैसे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष के इसमें जो वन होंगे, वन संपदा जो होगी उसका आवागमन नहीं होगा, अगर होगा तो विशेष परिस्थितियों में होगा। और इसकी देखभाल के लिए, संरक्षण के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। केंद्र में केंद्र पर केंद्रीय बोर्ड, केंद्र के अनुसार केंद्रीय बोर्ड और राज्य के द्वारा राज्य बोर्ड बनाया जाएगा। और इनके द्वारा अध्यक्ष, सचिव और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इनकी देखभाल के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है? नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव, आपका जो क्वेश्चन आएगा, अगर आया है तो वहां पे लिखा आएगा आपका सिर्फ नाभिकीय प्रदूषण, और कुछ नहीं लिखा आएगा आपका। नाभिकीय प्रदूषण का जीवन पर सबसे अधिक घातक प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रमुख प्रभाव हैं, नंबर 1, गर्भाशय में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है नाभिकीय प्रदूषण के द्वारा। दूसरा, जीन व गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। जीन व गुणसूत्र होते हैं जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जिनसे बच्चों का निर्माण होता है, जनन प्रक्रिया चलती है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, वायु तथा जल प्रदूषित होता है, या जल तथा वायु प्रदूषण होता है, प्रदूषित होता है। नंबर 4, जीवधारियों में विकलांगता पैदा होती है। जो जीवधारी होते हैं, जो जनन प्रक्रिया करते हैं, जनन प्रक्रिया यानी आप सब जानते होंगे, उनमें विकलांगता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखना। राज्य वायु प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं? वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण, एक यहां पे निवारण और कर लेना। निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 28 के अनुसार राज्य प्रयोगशाला संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर एक या एक से अधिक राज्य वायु प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी। राज्य वायु प्रयोगशाला का कार्य उसके भेजे जाने वाले उत्सर्जन के नमूनों का विश्लेषण करना है। यहां पर बोला गया है, राज्य के अंदर कुछ प्रयोगशालाएं होंगी, किसके लिए? वायु की जांच पड़ताल के लिए। और इसके पास वायु के नमूने भेजे जाएंगे उत्सर्जन के, और यहां पर जांच पड़ताल होगी कि वायु किस क्षेत्र में कितनी शुद्ध है और वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, उस सब की जांच पड़ताल के लिए। राज्य वायु प्रयोगशाला का कार्य उसके भेजे जाने वाली
उत्सर्जन के नमूनों का विश्लेषण करना है। राज्य वायु प्रयोगशालाओं के कृत्यों, वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने विश्लेषण या परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को भेजने वाली प्रक्रिया एवं तत्व संबंधी फीस के बारे में नियम राज्य सरकार द्वारा बोर्ड से परामर्श के बाद बनाए जाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहला कार्य क्या है? वायु का परीक्षण करना, उत्सर्जन करना, ठीक है। तीसरा क्या है? इसके जो खर्चे हैं वो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या राजपत्र द्वारा इसका तय करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्लेषक कौन होता है? आपका क्वेश्चन आएगा खाली वहां पर लिखा हुआ विश्लेषक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु अधिनियम 1981 की धारा 29 के अनुसार इसे सरकारी विशेषक भी कहा जाता है। विशेषक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाएगी। देखो सबसे पहले बात सुनो, जो विशेषक होगा इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? अधिसूचना जारी करके राजपत्र के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो राजपत्र बनेगा उसमें अधिसूचना द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। विश्लेषक का मुख्य कार्य प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु या उत्सर्जन के नमूनों का विश्लेषण करना है, ठीक है। जांच करनी है, विश्लेषण मतलब जांच करनी है। यही कारण है कि विश्लेषक के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो इस संबंध में विशेष जानकारी रखता हो। विशेषक कौन हो सकता है भाई? अब हमने वायु विशेषक बनाया कोई, अब उसे वायु के संबंध में कुछ जानकारी ही नहीं है तो वो क्या विशेषक बनेगा? विशेषक उसी को तो बनाया जाएगा जो वायु क्षेत्र में वायु का पूर्ण ज्ञान रखता हो, वैज्ञानिक रूपी सभी ज्ञान नॉलेज रखता हो, उसी को तो बनाएंगे। आगे चलते हैं। 7 है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, पर्यावरण मानव जीवन की मुख्य आवश्यकता है। इस जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण शुद्ध, स्वच्छ और अप्रदूषित हो। पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध और अदूषित रखा जाए, इसके लिए आम जनता में पर्यावरण के प्रति समुचित चेतना जरूरी है। यह चेतना शहरी व ग्रामीण लोगों में उनके माध्यमों से पैदा की जा सकती है, परंतु इसका सही वे एकमात्र माध्यम है शिक्षा। भाई शिक्षा के द्वारा ही हम पर्यावरण प्रदूषण को जल्दी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का सामान्य अर्थ लोगों को पर्यावरण के बारे समुचित जानकारी प्रदान करना है, के बारे में, यहां पे मैं कर लेना, समुचित जानकारी प्रदान करना है, तथा उन्हें यह भी एहसास कराना है कि शुद्ध व स्वस्थ पर्यावरण किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए कितना अनिवार्य है। इसलिए पर्यावरण के जीवन के लिए कितना अनिवार्य है, इसलिए पर्यावरण, सॉरी ये लाइन दोबारा हो गई है, तथा उन्हें यह भी एहसास कराना है कि शुद्ध व स्वस्थ पर्यावरण किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए कितना अनिवार्य है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का सही अर्थ व्यक्तियों के जीवित रहने का ज्ञान है। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण विकास के लिए बहुत उपयोगी है। आप इतने शिक्षित हो, समझदार हो, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, आम शब्दों में, आम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। कहा गया है पर्यावरण क्या है, ठीक है, क्या है, इसे कैसे शुद्ध किया जा सकता है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, और इसके उपाय, ये सभी इन चीजों की इसमें चर्चा की गई है। और इसको, पर्यावरण को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के द्वारा। अगर कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं तो उन्हें जागरूकता फैलाने के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर है 8, मल बहिस्त्राव से क्या तात्पर्य है? मल बहिस्त्राव धारा 2(6) के अनुसार मल बहिस्त्राव, मल का होता है गंदी चीजें, ठीक है, यानी मनुष्य का गोबर। मल बहिस्त्राव से किसी मल वहन प्रणाली या मल संक्रम से निकला बहिस्त्राव आश्रित है और इसके अंतर्गत खुली नालियों से निकला मैला पानी भी है। मतलब मल और जो नालियों से निकलने वाला गंदा पानी इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा, व्यावसायिक बहिस्त्राव किसे कहते हैं? जो फर्म है, उद्योग हैं, उनके द्वारा जो हमारे गटर होते हैं, सीवर होते हैं, उनके द्वारा आने वाली गंदगी से होने वाला प्रदूषण है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मोटे शब्दों में। आगे चलते हैं। व्यावसायिक बहिस्त्राव किसे कहते हैं? व्यावसायिक बहिस्त्राव धारा 2(ट) के अनुसार व्यावसायिक बहिस्त्राव के अंतर्गत कोई ऐसा द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ है जो घरेलू मल से भिन्न किसी उद्योग, संक्रिया अथवा प्रक्रिया और निपटान प्रणाली को चलाने के लिए प्रयुक्त किसी परिसर से निकलता है। देखो, अभी हमने पढ़ा था मल बहिस्त्राव यानी सीवरों से निकलने वाला गंदा पानी। अब यहां पे पढ़ा है व्यावसायिक बहिस्त्राव। व्यवसाय, उद्योग, कंपनी से निकलने वाला रासायनिक पानी, मल, रासायनिक पानी, जहरीला पानी, ठीक है, या कोई ऐसा अन्य द्रव या गैस जो हमारे वातावरण को दूषित करता हो, उसे व्यावसायिक बहिस्त्राव कहते हैं। जो हमारे द्रव यानी पानी को दूषित करता हो पानी के द्वारा और गैस के द्वारा हमारी वायु को दूषित करता हो, वह व्यावसायिक बहिस्त्राव होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10, परिसंकट में पदार्थ से आप क्या समझते हैं? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पसीने की बूंद है भाई, आपके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। परिसंकट में पदार्थ से आप क्या समझते हैं? परिसंकट में पदार्थ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(ड़) के अनुसार परिसंकट में का अर्थ होता है जो किसी जीव जंतु को संकट में डालने वाला हो। परिसंकट में पदार्थ ऐसा कोई पदार्थ या उपकरण आश्रित है जो रासायनिक या भौतिकीय, इसे भौतिकीय कर लेना, रासायनिक या भौतिकीय रासायनिक तत्वों अथवा क्रियाओं के कारण मानवीय प्रणाली, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपको मैंने पहले भी बताया है और फिर बता रहा हूं, जो हमारा प्रदूषण होता है ये सजीव व निर्जीव दोनों को ही प्रभावित करता है। और ये जो प्रदूषण होता है किस किस को प्रभावित करेगा? परिसंकट में जो पदार्थ है, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति में निर्जीव चीजें आ जाती हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, परिसंकट में सिर्फ आपका वहां पर लिखा आएगा परिसंकट में पदार्थ, या सिर्फ वहां पर लिखा आएगा आपका परिसंकट में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी परिसंकट में पदार्थ के संबंध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण तथा रक्षा उपायों का पालन किए बिना व्यवहार नहीं करेगा। आगे चलते हैं। गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, बहुत टेम्परेचर है। वीडियो बनाना मतलब एक जंग लड़ने के बराबर है इस समय।
अब ये पसीना आने का रीजन क्या है? देखो, अगर कूलर चलाता हूं तो आपकी वीडियो में आवाज आती है, पंखा चलाता हूं तब भी वीडियो में आपकी आवाज आती है, वॉइस में, है ना। तो इसलिए पंखे, कूलर, सारी चीजें बंद करके 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के, दरवाजा लगा के, क्योंकि पास में और भी सारे लोग हैं, वो देखते रहते हैं, तब ये आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और आप देखो, और मेरा जो रूम है वो तीसरी मंजिल पर है, ठीक है, यहां पर है मेरा, और आसपास कुछ नहीं बनना है, कितना तपता होगा, उसमें बैठकर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। और जब आप कमेंट करते हो ना प्यारी प्यारी कि सर आप तो वीडियो बनाना नहीं चाहते हो, आप अपना स्वार्थ देखते हो, आप सर पीडीएफ देख के पैसा कमाना चाहते हो, सर आप तो बहुत बेकार हो, समय पर वीडियो नहीं देते हो। भाई, हर इंसान की थोड़ी अपनी मजबूरी रहती है, और फिर भी देखो मैं आप सबके लिए कार्य कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? रेडियो एक्टिव प्रदूषण, गर्मी इतनी है, बोलना कुछ चाहता हूं, मुंह से कुछ और निकलता है। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूं। टेम्परेचर बहुत हाई है, दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको सही समझाने की, प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा बीच बीच में मेरी टंग जो है लड़खड़ाने लगती है, वॉइस जो घूमने लगती है ना। क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग से रेडियो एक्टिव किरणों का विकिरण होता है। अणु बम, परमाणु बम आदि के विस्फोट से भी हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणें उत्पन्न होती हैं। ये ऐसा प्रदूषण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जिनके कारण वातावरण दूषित हो जाता है। रेडियो एक्टिव किरणों के अधिक विकिरण से त्वचा रोग, कैंसर, गुणसूत्रों पर दुष्ट प्रभाव। गुणसूत्र क्या होते हैं? जो हमारी प्रजनन शक्ति होती है, या जो हमारे शरीर, हमारी बॉडी के जो लक्षण होते हैं उन पर, या विकलांगता आदि प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव जो तरंगों के द्वारा चलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 12, अम्लीय वर्षा क्या है? इसके कारण वे प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 12, अम्लीय वर्षा, सल्फर डाई ऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 वातावरण में पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर वर्षा के साथ नीचे आ जाते हैं। इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा साधारण वर्षा से अधिक अम्लीय होती है। इसका pH 3/6 आसपास होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी का फटना, पेड़ पौधों का गलना, सड़ना तथा जलना, वायुमंडल में गंधक वे नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। दूसरा, विभिन्न उद्योगों, मीलों व वाहनों में पेट्रोल व कोयले के जलने के कारण सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है। पहला रीजन क्या है हमारा? जो हमारे पेड़ पौधे गलते हैं, सड़ते हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी फटती हैं, ये रीजन है। इनसे क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। दूसरा बताया है, उद्योगों, मीलों, वाहनों व पेट्रोल व कोयले के जलने के कारण जो हमारी गैसीय प्रदूषण होता है, उससे सल्फर व नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है। तीसरा है हमारा, विभिन्न तेल शोधक कारखानों से उत्पन्न सल्फर व नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल दूषित करती है, ठीक है।
तेल शोधक कारखानों में से सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकलती हैं। ये गैसें एकत्रित होकर हमारे वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में एकत्रित होकर वर्षा के साथ ये हमारे जमीन पर आकर पड़ती हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, ये जो क्वेश्चन है ना आपका अम्लीय वर्षा वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये मैंने, अगर आपका ये 5 नंबर में आता है तो आप इसे यहां तक कर देना बस, ठीक है। अगर ये आपका 10 नंबर में आता है तो जितना मैं आपको करा रहा हूं इतना कर देना। अम्लीय वर्षा के प्रभाव नंबर 1, अभी तो इसके कारण देखे थे हमने, क्या देखे थे, कारण, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके कारण हमने देख लिए कैसे उत्पन्न होता है। और अब देखेंगे इसके प्रभाव क्या होते हैं। नंबर 1, पेड़ पौधों की पत्तियां का रंग पीला हो जाता है और जड़ें सूखने लगती हैं तथा पेड़ पौधे जल्दी नष्ट होने लगते हैं, ये इसका प्रभाव है। दूसरा, ये मिट्टी के गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा जब होती है पेड़ पौधे यानी कि एक प्रकार से नष्ट होने लगते हैं, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊ भूमि है, वो नष्ट होने लगती है। तीसरा, जलीय जीव जंतुओं का जीवन नष्ट करती है तथा जलीय प्रभाव डालती है। जब भाई वर्षा होगी तो ये पानी जलीय स्थानों पे जाएगा और जलीय स्थानों पे जाएगा तो वहां पर जो जीव जंतु हैं जलीय, वो क्या है, मर जाएंगे और ये जलीय प्रभाव भी डालती है। आगे एक क्वेश्चन और है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। भाई इसके आगे बेरी बेरी काफी बार लिख लेना, ठीक है, काफी बार, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। सूर्य से आने वाली अनेक प्रकार की किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ये सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य की ये किरण, ये हो गया वायुमंडल, ठीक है, यहां से गुजरते हुए सूर्य की किरणें, ठीक है, गुजरती हुई पृथ्वी पर पहुंचती हैं। कहां से, ये वायुमंडल है और ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ पर, यहां पर हमारे अर्थ पर पहुंचती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ को पृथ्वी के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सोख लेते हैं किंतु सभी किरणें नहीं सोखी जा सकती। देखो हमारे पृथ्वी के लिए सूर्य की किरणों का आना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अगर सूर्य की किरण अगर पृथ्वी पर नहीं आएंगी तो पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में ये आती हैं तब इसके प्रभावों को देखते हैं। सूर्य की किरण वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी पर आती हैं, जिनमें से कुछ किरणों को यानी सूर्य की कुछ गर्मी को जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सोख लेते हैं किंतु सभी किरणें नहीं सोखी जा सकती। गर्म किरणें परिवर्तित होकर वायुमंडल में घूम रही गैसों, धूल तथा बादलों में बदल जाती हैं। इन सब के समन्वय से पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनता है जो सोख ली जाती हैं, मतलब जितनी मात्रा में किरणों का मतलब ताप का इस्तेमाल हो जाता है वो तो इस्तेमाल पेड़ पौधे और जीव जंतु कर लेते हैं, लेकिन शेष जो बचती हैं वो वायु में और वायुमंडल के धूल कणों में मिलकर तापमान बनता है जो जीने के लिए उपयुक्त होता है। यह तापमान वायुमंडल में फैली गैसों के एक निश्चित तालमेल के बिगड़ने तथा मानवीय गतिविधियों के प्रयोग से घट बढ़ सकता है। इन गैसों को जैविका गैस या न्यूट्रल गैस कहा जाता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यहां पर बोला है आती हैं कुछ तरंगें वायुमंडल से क्रॉस होकर पृथ्वी पर, कुछ को जीव जंतु इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ को पेड़ पौधे। जो शेष बच जाती हैं वो धूल में और गैसों में मिलकर
तापमान बनाती हैं, ठीक है। तथा मानवीय गतिविधियों के प्रयोग से घट बढ़ सकती हैं। और कुछ जो पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो प्रक्रियाएं होती हैं, पेड़ों को काटना, रासायनिक पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल करना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इसके द्वारा भी तापमान बढ़ जाता है। होता क्या है, इन गैसों मानवीय गतिविधियों के प्रयोग से घट बढ़ सकता है। इन गैसों को जैविका गैस या न्यूट्रल गैस कहा जाता है। इस प्रभाव को ग्रीन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तौर पर धरती को गर्मी प्रदान करने का कार्य जलवाष्प अथवा भाप करती है, ठीक है। किंतु गैर प्राकृतिक तरीके से, देखो इस चीज को समझना, प्राकृतिक तौर पर मतलब जो हमारी प्रकृति के द्वारा है, धरती को गर्मी प्रदान करने का कार्य जलवाष्प अर्थात भाप करती है। किंतु गैर प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा नहीं है, तरीके से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरीफ्लोरो कार्बन छोड़कर ग्रीन प्रभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो, एक तो होता है प्राकृतिक तौर पर हमारी वायु जलवाष्प द्वारा हमारे वायुमंडल को गर्मी प्रदान की जाती है। वायुमंडल के द्वारा मतलब यहाँ के ताप के द्वारा हमारी पृथ्वी को गर्मी प्रदान की जाती है। लेकिन एक गैर प्राकृतिक तरीके से गैसों का हमारे वातावरण में छोड़े जाने से वातावरण बिगड़ जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, किंतु यह सबसे महत्वपूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे वातावरण में प्रकृति के द्वारा जो गैस आती है वो तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सही होती है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल में जो अपनी स्वेच्छा से गैसें छोड़ी जाती हैं प्रदूषण के द्वारा, वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और इसी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और एक क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा पर प्रस्ताव में यह सिफारिश की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तत्पश्चात इस सिफारिश को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया। यह क्वेश्चन आ जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा क्यों हुई, कैसे हुई, अब बता देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सभी वैश्विक देशों ने एक सम्मेलन किया, ठीक है। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। और यहां पर कस्में खाई गई, नियम बनाए गए, वादे किए गए कि हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकेंगे, ठीक है, और इसके उपाय करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी सुंदर हो, स्वच्छ हो। उसी के बाद एक घोषणा और हुई कि ये जो सम्मेलन है ये प्रत्येक वर्ष हुआ करेगा, ठीक है। 5 जून 1972 को यह घोषणा हुई कि अब यह सम्मेलन प्रतिवर्ष होगा, और अगले वर्ष से 5 जून 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तभी से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और ये सम्मेलन भी प्रत्येक वर्ष होता है। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये थे आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर स्टार्टिंग में ही बता दिए थे मैंने, ये 5 में भी आ सकते हैं और आपके 10 में भी आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं लास्ट में आपको जाते जाते बता देना चाहता हूं कि एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा अपनी तरफ से कि पर्यावरण
पर निबंध लिखिए। भाई इतने तो आप शिक्षित हो, आपने जो कुछ पढ़ा है उससे उसके आधार पर आप पर्यावरण पर निबंध लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। भाई पहले पर्यावरण पर आएगा, दूसरा कह सकता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। निबंध लिखिए। तीसरा, जल प्रदूषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भूमि प्रदूषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। या आप ऐसे आ जाएगा, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रदूषणों के बारे में बताइए। ठीक है। या कोई अन्य तरीके से और कोई क्वेश्चन कर सकता है। देखो ये हैं बेसिक चीजें, इनको आप अपनी तरफ से बना बनाकर आराम से स्वेच्छा से कर सकते हो। ठीक है। आप ये मत कहना कमेंट करके कि सर आपने वायु प्रदूषण अलग से नहीं कराया, भूमि प्रदूषण अलग से नहीं कराया। ठीक है। आपके हॉल में जो मैंने आपके 14-15 जो क्वेश्चन कराए हैं, यानी क्वेश्चन वाइज आपके 13 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बेसिक वाला और एक क्वेश्चन आपके जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कराए हैं, इसके हिसाब से आपकी 15 वीडियोस होती हैं। वीडियो 15 होती हैं। अगर आप इन 15 वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आप एग्जामिनर के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं पर्यावरण प्रदूषण वाले में, पर्यावरण में, जो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके उपाय कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हो। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ चुके होंगे। आज का जो पेपर हुआ था लेबर लॉ का, उसमें एग्जामिनर ने प्रश्नों को घुमा कर दिया था। ठीक है। और मैं ये बात बोलता हूं, एग्जामिनर आपकी क्षमता को चेक करेगा, आपके आईक्यू को टेस्ट करेगा। ठीक है। अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन फेरबदल करके दे सकता है, देगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट से ही। उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण में भी, यह हमारे पर्यावरण के जो हमारा एक्ट है, लॉ है, इसमें कुछ फेरबदल करके अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। दूसरी बात, क्वेश्चन को आपका चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, अच्छे से पढ़ा करो और कम से कम 2-2 बार देखा करो क्वेश्चन को पढ़ के कि ये डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है हमसे, है ना, पूछ क्या रहा है। उसके बाद अपनी कलम आंसर की तरफ चलाया करो। ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपने मुझे अच्छे से सुना है, मेरी बातों को अच्छे से सुना है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका जो लेबर लॉ है, सॉरी, आज का आपका जो पर्यावरण विधि जो है आपका कंप्लीट है। ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट एक्ट में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।